जापान में एक छोटा सा गांव है। नाम है ओगिमी। इस गांव में कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस गांव में 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं कि साइंटिस्ट ने इसे दुनिया का सबसे लंबा जीने वाला गांव कहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये लोग बूढ़े नहीं दिखते, थके हुए नहीं हैं। इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को दोस्तों से मिलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। एक औरत से पूछा गया, 102 साल की उम्र में भी इतनी ऊर्जा कहां से आती है? उसने मुस्कुराकर एक शब्द कहा, इकिगाई। इकिगाई ये एक जापानी शब्द है जिसका कोई सीधा हिंदी अनुवाद नहीं है, लेकिन इसका मतलब है वो चीज जिसके लिए आप हर सुबह उठते हो। और आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो इस गांव के बुजुर्गों ने सीखा था और जो शायद आपको आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी सबक दे सके। क्योंकि एक सवाल है जो मुझे हमेशा परेशान करता है, आप सुबह अलार्म बंद करके वापस क्यों सो जाते हो? उठने की कोई वजह नहीं होती? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इकिगाई सिर्फ खुश रहने की बात नहीं है, ये उस जिंदगी की बात है जो आप एक्चुअली जीना चाहते हो। भाग 1, इकिगाई क्या है? इंटरनेट पर इकिगाई का एक डायग्राम बहुत फेमस है। 4 सर्कल्स। आप क्या पसंद करते हो? आप किस में अच्छे हो? दुनिया को क्या चाहिए? आपको इसके पैसे मिल सकते हैं। और बीच में जहां चारों मिलते हैं वो है आपका इकिगाई। ये डायग्राम सुंदर है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। असली इकिगाई इससे कहीं ज्यादा सिंपल और कहीं ज्यादा डीप है। जापानी भाषा में इकी का मतलब है जीवन, गाई का मतलब है वैल्यू या वर्थ, यानी इकिगाई बराबर जीवन की वैल्यू, जीने की वजह। ओगिमी गांव के बुजुर्गों से जब पूछा गया, आपका इकिगाई क्या है? किसी ने कहा, हर सुबह अपने पोते का चेहरा देखना। किसी ने कहा, अपने बगीचे में काम करना। किसी ने कहा, अपनी सहेलियों के साथ बैठकर चाय पीना। यह कोई बड़ा मिशन नहीं था, कोई ग्रैंड पर्पस नहीं था। ये थीं छोटी छोटी चीजें जो उन्हें हर दिन जिंदा फील कराती थीं। और यही है वो बात जो हम सब मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं इकिगाई मतलब मुझे अपना लाइफ पर्पस ढूंढना है, कोई बड़ा काम करना है, दुनिया बदलनी है। लेकिन ओगिमी के 110 साल के शिगेमी फुरुया ने कहा था, मेरा इकिगाई मेरे दोस्त। हम हर रोज यहां मिलते हैं, मुझे पता है कल वो फिर होंगे, और यही मेरी सबसे फेवरेट चीज है। बस इतना, कोई ग्रैंड विजन नहीं, कोई $1 बिलियन ड्रीम नहीं, बस एक वजह, हर रोज छोटी सी। और इसी छोटी सी वजह ने उन्हें 110 साल तक जिंदा और खुश रखा। तो पहला सबक, इकिगाई ढूंढने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस एक ऐसी चीज ढूंढो जो आपको हर सुबह उठने की वजह दे। भाग 2, ब्लू जोन्स का रहस्य। 1990 के दशक में साइंटिस्ट्स ने दुनिया का एक नक्शा बनाया। उन्होंने ऐसी जगहों को मार्क किया जहां लोग असामान्य रूप से लंबे और हेल्दी जीते हैं। इन जगहों को उन्होंने नाम दिया ब्लू जोन्स। 5 ब्लू जोन्स हैं दुनिया में: ओकिनावा जापान, सर्दिनिया इटली, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया, निकोया कोस्टा रिका, इकारिया ग्रीस। और इन सब जगहों में साइंटिस्ट्स ने एक पैटर्न ढूंढा जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। ये लोग क्या खाते हैं? थोड़ा, ज्यादातर प्लांट्स, रेड मीट नहीं के बराबर। ये कैसे एक्सरसाइज करते हैं? जिम नहीं जाते, लेकिन हर रोज चलते हैं, बगीचे में काम करते हैं, घर के काम खुद करते हैं। ये स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं? वो रुकते हैं, आराम करते हैं, जल्दी नहीं करते। लेकिन इन सब फैक्टर्स से ज्यादा पावरफुल एक चीज थी जिसने साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा चौंकाया। वो थी पर्पस। ओकिनावा में इसे इकिगाई कहते हैं, कोस्टा रिका में इसे प्लान दे वीदा कहते हैं, जीवन की योजना। सार्डिनिया में बुजुर्ग कहते हैं, मेरे पास करने के लिए काम है। जिन लोगों के पास जीने की एक क्लियर वजह थी, वो औसतन 7 साल ज्यादा जिए उन लोगों से जिनके पास कोई पर्पस नहीं था। ये एक रिसर्च फाइंडिंग नहीं है, ये दुनिया के 5 अलग अलग कोनों में 5 अलग अलग कल्चर्स में इंडिपेंडेंटली पाया गया सच है। पर्पस सिर्फ आपको खुश नहीं रखता, ये आपको लिटरली ज्यादा जिलाता है।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ओकिनावा में रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जापानीज में रिटायरमेंट का कोई वर्ड ही नहीं है जैसा वेस्टर्न सेंस में होता है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास इकिगाई है तो काम बंद करना का कोई कारण नहीं। आप वो करते रहते हो जो आपको जीवित फील कराता है, उम्र चाहे कितनी भी हो। भाग 3, फ्लो, वो जादुई अवस्था जब वक्त रुक जाता है। एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप कोई काम कर रहे थे, इतने डूब गए कि घड़ी देखी नहीं, घंटे बीत गए, लगा जैसे कुछ मिनट हुए, थकान नहीं थी, फिक्र नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति और ऊर्जा एक साथ। इस अवस्था को साइकोलॉजिस्ट मिहली सीक्सेंटमिहाली ने नाम दिया फ्लो, और इकिगाई की किताब में यह कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। किताब कहती है, इकिगाई का सबसे गहरा अनुभव तब होता है जब आप फ्लो में होते हो। फ्लो कब आती है? तब जब काम की डिफिकल्टी और आपकी स्किल परफेक्टली मैच हो। अगर काम बहुत आसान है, बोर्डम आती है, आप उकता जाते हो। अगर काम बहुत मुश्किल है, एंग्जाइटी आती है, आप डर जाते हो। लेकिन जब काम थोड़ा चैलेंजिंग हो, जस्ट इनफ, तो फ्लो आती है, और उस मोमेंट में आप पूरी तरह जीवित होते हो। ओकिनावा के सेंटिनेरियंस को देखो। एक बुजुर्ग औरत हर रोज पॉटरी बनाती है, हाथ कमजोर हैं, आंखें धुंधली हैं, लेकिन जब वो मिट्टी को शेप देती है, उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आता है वो है फ्लो। एक बूढ़ा किसान जो 95 साल की उम्र में भी अपने खेत में काम करता है, वो है फ्लो। फ्लो ढूंढने के लिए क्या करें? किताब 3 सवाल पूछती है। पहला, ऐसा क्या है जो आप करते हो और समय का पता नहीं चलता? दूसरा, ऐसा क्या है जो आप बिना किसी रिवॉर्ड के भी करते रहोगे? तीसरा, ऐसा क्या है जिसे करते हुए आप बच्चे की तरह क्यूरियस हो जाते हो? इन तीनों सवालों के जवाब के इंटरसेक्शन में आपका फ्लो है, और आपका फ्लो आपके इकिगाई की तरफ सबसे पक्का रास्ता है। और एक बात, फ्लो सिर्फ बड़े पैशनेट कामों में नहीं मिलती, ये डिशेस धोने में भी मिल सकती है, अगर आप पूरी तरह प्रेजेंट हो। इसे किताब माइक्रो फ्लो कहती है। छोटे छोटे मंडेन कामों को अगर आप माइंडफुली करो तो वो भी इकिगाई का हिस्सा बन जाते हैं। भाग 4, मोई, वो रिश्ता जो आपको बचाता है। ओकिनावा में एक ट्रेडिशन है, हर व्यक्ति किसी न किसी मोई का हिस्सा होता है। मोई यानी ऐसे लोगों का एक छोटा ग्रुप जो शेयर्ड इंटरेस्ट्स रखते हैं और जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं। ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक स्ट्रक्चर है। मोआई के मेंबर्स हर हफ्ते मिलते हैं, एक दूसरे की खबर लेते हैं। जब कोई मुश्किल में हो, सब मिलकर हेल्प करते हैं। जब कोई खुश हो, सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। रिसर्च दिखाती है कि लोनलीनेस, अकेलापन, स्मोकिंग से ज्यादा हार्मफुल है आपकी हेल्थ के लिए। और ओकिनावा के सेंटिनेरियंस में लोनलीनेस वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है। किताब में एक 112 साल की औरत का जिक्र है। उससे पूछा गया, आप इतना लंबा कैसे जी? उसने कहा, चिंता मत करो, दिल को जवान रखो, लोगों के सामने मुस्कुराते हुए दिल खोलो। जब तुम मुस्कुराते हो और दिल खोलते हो, तुम्हारे बच्चे और सब तुम्हें देखना चाहते हैं। इतना सिंपल, इतना पावरफुल। हम अक्सर सोचते हैं सफलता अकेले आती है, अपना रास्ता खुद बनाओ, किसी पर डिपेंड मत करो। लेकिन ओकिनावा के सबसे लंबे जीने वाले लोगों ने एक अलग सच जिया। स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस ही लॉन्गेस्ट लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आपका मोआई कौन है? कौन से वो लोग हैं जिनके साथ आप जेन्युइनली कनेक्टेड फील करते हो? अगर अभी कोई नहीं है तो इकिगाई का ये हिस्सा अधूरा है। भाग 5, एंटी एजिंग के असली राज जो ओगिमी के बुजुर्गों ने जिए। ओगिमी गांव में साइंटिस्ट्स गए थे, 1 साल तक रहे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये लोग क्या करते हैं जो बाकी दुनिया नहीं करती। जो मिला वो न सप्लीमेंट्स थे, न एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। जो मिला वो थे बेहद सिंपल हैबिट्स जो इन लोगों ने जिंदगी भर फॉलो की। पहला राज, हरा हचीबू। ओकिनावन्स खाने से पहले एक फ्रेज बोलते हैं, हरा हचीबू, जिसका मतलब है पेट को 80% तक भरो। वो कभी पूरा पेट भरकर नहीं खाते, जैसे ही फील हो कि ऑलमोस्ट फुल हो, रुक जाते हैं। साइंस क्या कहती है? जब आप खाते हो, सटाइटी सिग्नल ब्रेन तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं।
अगर आप उस सिग्नल से पहले खाना बंद कर दो तो आप हमेशा स्लाइटली लेस खाते हो, एंड स्लाइटली लेस खाना बराबर लॉन्ग लाइफ। ये मल्टीपल स्टडीज में प्रूवन है। दूसरा राज, हमेशा एक्टिव रहो। इन बुजुर्गों में से कोई जिम नहीं जाता, लेकिन कोई बैठता भी नहीं। बगीचे में काम करते हैं, पड़ोसी के घर पैदल जाते हैं, घर के काम खुद करते हैं। मूवमेंट ऑफ लाइफ यानी जिंदगी के नेचुरल मूवमेंट्स स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज से ज्यादा इफेक्टिव हैं लॉन्जेविटी के लिए। तीसरा राज, कभी रिटायर मत करो मेंटली। ओगिमी में एक 98 साल का आदमी मिला जो अभी भी अपनी छोटी सी दुकान चलाता है, धीरे धीरे अपनी पेस पर। किसी ने पूछा, अब रुकते क्यों नहीं? उसने कहा, रुकने की क्या जरूरत है? ये दुकान मेरी पहचान है, यहां आने वाले लोग मेरे दोस्त हैं, ये मेरा इकिगाई है। मेंटल रिटायरमेंट यानी खुद से कह देना, अब मेरी उम्र नहीं, ये सबसे तेज एजिंग का तरीका है। जब तक आपके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ है, आप मेंटली और फिजिकली यंग रहते हो। चौथा राज, स्ट्रेस का दुश्मन नहीं बनो। ओगिमी में लोग जल्दी नहीं करते। उनके पास एक फ्रेज है, इचारी बा चोदे, जिसका मतलब है एक बार मिले तो हमेशा के लिए भाई। ये एटीट्यूड, हर इंटरैक्शन को प्रेशियस मानना, स्ट्रेस को नेचुरली कम करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस सेल्स को लिटरली डैमेज करता है। टेलोमियर्स, जो सेल्स की एजिंग कंट्रोल करते हैं, स्ट्रेस से छोटे हो जाते हैं, यानी स्ट्रेस बराबर बायोलॉजिकल एजिंग। भाग 6, लोगोथेरेपी। विक्टर फ्रैंकल का वो कनेक्शन जो सब कुछ बदल देता है। 1940 का दशक। एक जूविश साइकाइट्रिस्ट को नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया। उन्होंने सब कुछ खो दिया, घर, फैमिली, सब। लेकिन उन्होंने कुछ नोटिस किया। जिन कैदियों के पास जीने की एक वजह थी, जो किसी का इंतजार कर रहे थे, जिनके पास कोई काम अधूरा था, वो सरवाइव करते थे। जिनके पास कोई वजह नहीं थी, वो टूट जाते थे। उनका नाम था विक्टर फ्रैंकल। बाद में उन्होंने लिखा, जिसके पास क्यों जीना है, वो किसी भी कैसे को सह सकता है। यही है लोगोथेरेपी का कोर, कि मीनिंग ढूंढना सबसे पावरफुल ह्यूमन ड्राइव है। और इकिगाई की किताब इसे डायरेक्टली इकिगाई से जोड़ती है। इकिगाई आपका क्यों है। जब आपके पास इकिगाई है, जब आपके पास एक रीजन है जीने का, तो आप कठिनाइयां सह सकते हो, असफलताएं झेल सकते हो, दर्द के बाद भी उठ सकते हो। लेकिन जब वो रीजन नहीं होता, तो सब कुछ ठीक होने पर भी एक खालीपन रहता है। आपने शायद ये फील किया हो, एग्जाम पास हो गया लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं, नई जॉब मिली लेकिन एक्साइटमेंट फेड हो गई, वीकेंड है लेकिन पता नहीं क्या करें। ये खालीपन इकिगाई की कमी है, और इसे सिर्फ अचीवमेंट से नहीं भरा जा सकता, पर्पस से भरा जाता है। भाग 7, अपना इकिगाई कैसे ढूंढें। 4 सवाल जो जिंदगी बदल सकते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आप सबसे ज्यादा सुनना चाहते थे। अपना इकिगाई कैसे ढूंढें। किताब कहती है, इकिगाई सडनली नहीं आता, ये एक प्रोसेस है, एक पेशेंट सर्च। लेकिन शुरुआत के लिए ये 4 सवाल पूछो खुद से, ईमानदारी से। सवाल 1, आप क्या लव करते हो। वो चीजें जो आपको जेन्युइनली एक्साइटेड करती हैं, जिन्हें करके आप थकते नहीं। ध्यान रखो, यहां शुड लव नहीं पूछा जा रहा। ये नहीं कि सोसाइटी को क्या लगता है आपको पसंद करना चाहिए। ये पूछा जा रहा है, आप एक्चुअली क्या लव करते हो, बिना किसी जजमेंट के। सवाल 2, आप किस में गुड हो। आपकी जेन्युइन स्ट्रेंथ्स क्या है। वो स्किल्स जो नेचुरली आती हैं, वो काम जो आप दूसरों से कंसिस्टेंटली बेहतर करते हो। नोट, ये हमेशा कोई इंप्रेसिव स्किल नहीं होती। शायद आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, शायद आप प्रॉब्लम्स को सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो, शायद आप लोगों को कंफर्टेबल फील कराते हो। ये भी स्किल्स हैं और बहुत वैल्यूएबल हैं। सवाल 3, दुनिया को क्या नीड है। आसपास देखो, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हुई, कौन से लोग हैं जिनकी हेल्प नहीं मिल रही। ये ग्लोबली बड़ा नहीं होना जरूरी। शायद आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलेज में, जहां भी आपको कोई गैप दिखे, एक ऐसी नीड जो अभी अनमेट है, वहां अपॉर्चुनिटी है। सवाल 4, आपको इसके पेज मिल सकते हैं। ये प्रैक्टिकल डायमेंशन है। इकिगाई सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, ये सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट, ये सवाल बाद में आता है।
पहले तीनों को एक्सप्लोर करो। जब पहले तीन अलाइन हों तो पैसों का रास्ता ढूंढना बाद में आसान हो जाता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इकिगाई हमेशा करियर नहीं होता। ये आपका हॉबी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी कम्युनिटी सर्विस हो सकती है, आपका क्रिएटिविटी हो सकती है। ओगीमी के बुजुर्गों का इकिगाई उनका करियर नहीं था। उनका इकिगाई था उनके रिलेशनशिप्स, उनके गार्डन, उनकी कम्युनिटी। और फिर भी वो दुनिया के सबसे खुश और सबसे लंबे जीने वाले लोग थे। भाग 8, वाबी साबी और इचिगो इची, जिंदगी को वैसे स्वीकार करना जैसी वो है। इकिगाई की किताब 2 और जापानीज कॉन्सेप्ट्स शेयर करती है जो बहुत जरूरी हैं। पहला, वाबी साबी। ये एक जापानीज फिलॉसफी है जो कहती है इम्परफेक्शन में भी ब्यूटी है। एक टूटा हुआ कप जिसे गोल्ड से जोड़ा गया हो, वो रिपेयर किंटसुगी में, वो किसी परफेक्ट नए कप से ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि उसमें एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी है। आपकी जिंदगी की क्रैक्स, आपकी फेलियर्स, आपके दर्द, आपके स्कार्स, ये आपको वीक नहीं बनाते, ये आपको यूनिक बनाते हैं। हम अक्सर अपनी इम्परफेक्शंस को छुपाने में इतनी एनर्जी लगाते हैं कि हम एक्चुअली अपनी रियल ब्यूटी मिस कर देते हैं। वाबी साबी कहता है, जैसे हो वैसे ही इनफ हो, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। दूसरा, इचिगो इची। इसका मतलब है ये मोमेंट सिर्फ एक बार। जापानी मानते हैं कि हर मोमेंट यूनिक है। ये कॉन्वर्सेशन जो आप अभी किसी से कर रहे हो, ये एग्जैक्टली वैसी फिर कभी नहीं होगी। ये कप ऑफ चाय जो आप सुबह पीते हो, ये एग्जैक्ट मोमेंट फिर नहीं आएगा। इसीलिए हर मोमेंट को फुल्ली जियो, फोन रखो, प्रेजेंट रहो। ये मोमेंट, ये इकिगाई का सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम अक्सर फ्यूचर में जीते हैं, जब ये हो जाएगा तो खुश रहूंगा, या पास्ट में, काश ऐसा हुआ होता। लेकिन इकिगाई और पूरी जापानीज फिलॉसफी कहती है जिंदगी यहां है, अभी है, इसी मोमेंट में है। ओगीमी का सबसे बड़ा सबक जब किताब के ऑथर्स ओगीमी गांव से वापस जाने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका। उसने उनका हाथ थामा और कहा, यहां आकर सबसे पहले जो बात हम बच्चों को सिखाते हैं वो ये है, चिंता मत करो, अभी यहां हो, इसी को जियो। इतने साल की रिसर्च, इतने इंटरव्यूज, इतने डेटा, और सबसे बड़ा सबक निकला, इतना सिंपल। आज हमने जो सीखा उसे याद करते हैं। इकिगाई वो छोटी सी वजह है जो आपको हर सुबह उठाती है। पर्पस वो चीज है जो आपको लिटरली ज्यादा जलाती है। फ्लो वो स्टेट है जहां आप सबसे ज्यादा अलाइव फील करते हो। मोआई वो कनेक्शंस हैं जो आपको सस्टेन करते हैं। हरा हचीबू, थोड़ा कम खाओ, बहुत ज्यादा जियो। वाबी साबी, इम्परफेक्शन में भी ब्यूटी है। इचिगो इची, ये मोमेंट सिर्फ एक बार। आपको अपना इकिगाई ढूंढने के लिए कोई ग्रैंड लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं करनी, बस आज, अभी एक सवाल पूछो खुद से, कौन सी एक चीज है जो कल मुझे सुबह उठने की वजह देगी? वहां से शुरू करो। ओगीमी गांव में एक और ट्रेडिशन है। जब कोई नया इंसान गांव में आता है, उसका स्वागत एक गाने से होता है, और जब वो जाता है उसे भी एक गाने से विदाई मिलती है। वो गाना कहता है, हम फिर मिलेंगे, इसीलिए जाना मुझे अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता आपका इकिगाई क्या है, मुझे नहीं पता आप कहां जाना चाहते हो, लेकिन ये मुझे पता है आपके अंदर एक वजह है, कहीं ना कहीं, छोटी सी या बड़ी। बस उसे थोड़ा और ध्यान से सुनो। कमेंट में एक चीज बताइए, अभी इस मोमेंट में आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अलाइव फील कराती है। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करें और उस एक दोस्त को शेयर करें जिसे अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।